घटना चक्र के फिजिक्स वाले जो सेक्शन है उसमें आज हम प्रकाश को देखते हैं। प्रकाश जो चैप्टर है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण किस परास में दिखता है। सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है। परास का मतलब होता है रेंज, रेंज यानी किस रेंज में, किस परास में दिखता है। तो विकल्प हमारे सामने 100 से 400 नैनोमीटर का परास, 400 से 700 नैनोमीटर का परास, 740 से 10,000 नैनोमीटर का परास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सौर विकिरण का परास हमें, इसका सही आंसर होगा बी, 400 से 700 नैनोमीटर। सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली विकिरण जिस परास में हमें दिखाई देती है उसका मान क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होती है वो परास के आधार पर हम उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। परास के आधार पर हम उसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। दूसरा आपका हो गया दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। और तीसरा होता है अवरक्त विकिरण, अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त। यानी जो सूर्य से आने वाली विकिरण है उसको परास या रेंज के आधार पर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण और अवरक्त विकिरण। और पराबैंगनी विकिरण जो होता है उसका परास क्या होता है, इसका परास होता है 100 से 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर के बीच। दृश्य विकिरण का क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर के बीच। और अवरक्त विकिरण का परास होता है 700 से 10⁶ नैनोमीटर के बीच। तो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसको परास या रेंज के आधार पे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण। पराबैंगनी विकिरण का परास क्या होता है, 100 से 400 नैनोमीटर। दृश्य विकिरण का परास क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। और अवरक्त विकिरण का परास क्या होता है, 700 से 10⁶ नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सौर विकिरण को किस परास में हम देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो यानी जो दृश्य विकिरण है, यहाँ देख लीजिए, दृश्य विकिरण का मान क्या होगा, परास क्या होगा, 400 से 700 नैनोमीटर। यानी यही परास है, जिस विकिरण का परास 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है उसे ही हम देख पाते हैं। इसीलिए 400 से 700 नैनोमीटर के परास वाले विकिरण को हम दृश्य विकिरण के नाम से जानते हैं, दृश्य विकिरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा। यानी किस विकिरण में ऊर्जा जो है वो प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा। तो हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं वह है 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर, 400 से 600 नैनोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 320 से 400 नैनोमीटर। यानी 320 से 400 नैनोमीटर के बीच का जो सौर विकिरण होता है, जो 320 से 400 नैनोमीटर के बीच के परास वाला जो सौर विकिरण होता है उसमें प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, उसमें प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो किस विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, वो 320 से 400 नैनोमीटर के बीच वाला जो होता है उसमें प्रति क्वांटम ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा सर्वाधिक होता है। दृश्य विकिरण का दैर्घ्य मान क्या होता है, दृश्य विकिरण, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्य मान प्रसार क्या होता है, दैर्घ्य मान प्रसार क्या होता है। हमारे सामने विकल्प है 200 से 900 नैनोमीटर, 250 से 800 नैनोमीटर, 300 से 800 नैनोमीटर और 390 से 700 नैनोमीटर। तो आपका सही आंसर होगा डी, 390 से 780 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्य मान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन है,
मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो होता है। यानी मानव आंख जो है दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य को सबसे अच्छे तरीके से देख पाता है उसका वो होता है, उसका मान क्या होता है। यहाँ दिया है 60-50 एंगस्ट्रम, 5500 एंगस्ट्रम, 4500 एंगस्ट्रम और 7500 एंगस्ट्रम। तो मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो होता है 5500 एंगस्ट्रम। या 5500 एंगस्ट्रम को ही जब आप नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये 5500 एंगस्ट्रम नैनोमीटर में बदलने के बाद आपका हो जाएगा 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि 555 नैनोमीटर वाला जो दृश्य प्रकाश होता है वो मानव आंख के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, यानी जो प्रकाश का विकिरण होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका रूप कैसा होता है। यहाँ दिया है ए में तरंग के समान, बी में दिया है कण के समान, सी में दिया है तरंग एवं कण दोनों के समान और डी में दिया है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। यानी उसकी प्रकृति किस रूप में, तरंग के रूप में होती है या कण के रूप में होती है, वो तरंग होता है या कण होता है, तरंग और कण दोनों होता है, तरंग और कण दोनों में से कोई नहीं होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, यानी जो प्रकाश होता है वो तरंग भी होता है और कण भी होता है, दोनों रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। प्रकाश सीधी रेखा में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है, तो ऐसा क्यों लगता है हमें। यहाँ विकल्प ए में दिया है यह छोटे कणों से बना होता है, बी में दिया है प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, सी में दिया है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है और प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, सी। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश जो कण है, प्रकाश जो चल रहा है उसमें विवर्धन या इस मतलब ऊपर नीचे नहीं होना या विक्षेप नहीं होता, उसमें विक्षेप होता है, विवर्धन होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें वो सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। इसका कारण ये है कि जो प्रकाश के कण है जो जिनका विवर्तन होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए प्रकाश की जो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में हमें चलती हुई प्रतीत होती है। उसके कण में जो विवर्धन होता है या ऊपर नीचे की गति जो होती है वो हम देख नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, यानी इनमें से किसका वेग अधिकतम है। ए में दिया है कॉस्मिक किरण, बी में दिया है प्रकाश, सी में दिया है इलेक्ट्रॉन और डी में दिया है पराध्वनिक तरंग। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश। इसमें प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है और प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है तो आगे वाले क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ये है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, बी है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, सी है आकाशीय पिंडों का वेग अधिकतम होता है और डी है रॉकेट का वेग अधिक होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। और प्रकाश का वेग जो अधिक होता है तब प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आगे वाला क्वेश्चन भी है इसीलिए वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना बता दे रहा हूं कि जो प्रकाश का वेग होता है, चलिए इसका आंसर भी आगे वाला क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि प्रकाश का वेग अधिक होता है, यानी 9 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें जो दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो इसमें सत्य यही होगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ये तो हमें 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर से भी पता चल गया है।
लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किस चीज में अधिकतम होता है? ए में दिया है हीरा, बी में दिया है पानी, सी में दिया है निर्वात वैक्यूम या शून्य, और डी में दिया है हाइड्रोजन। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, यानी शून्य में, निर्वात में या शून्य में, वैक्यूम में। और वैक्यूम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश का वेग, पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पे हमने देखा उसका आंसर प्रकाश है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमने देखा कि सत्य यह है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो प्रकाश का जो वेग अधिक होता है तो प्रकाश अलग अलग माध्यमों से होकर के गुजरती है, तो किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा निर्वात या शून्य, निर्वात या शून्य, जिसको अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये तो हम जान गए, लेकिन कितना होता है? तो जो अधिकतम होता है प्रकाश का वेग वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश में इसका वेग अधिकतम। अब आगे है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी किस माध्यम से गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम सबसे कम हो जाएगी। नीचे दिया है जल, कांच, वायु, निर्वात। तो इसका आंसर होगा कांच। प्रकाश की गति सबसे कम होती है कांच में चलते हुए, प्रकाश की गति सबसे कम होती है कांच में चलते हुए। और प्रकाश की गति जिस माध्यम में जाती है वो उसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर यहाँ कांच में इसकी गति न्यूनतम होती है तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प है उनमें अपवर्तनांक सबसे अधिक कांच का ही होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। क्योंकि दिए गए विकल्पों में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए दिए गए विकल्पों में प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होगी? कांच में होगी। यानी जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतनी ही कम होगी। यानी प्रकाश की जो गति है वो किसी माध्यम के अपवर्तनांक के ठीक उल्टा विपरीत होता है। यदि अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की गति कम होगी और अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की गति अधिक होगी। आइए हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेता है। हमारे सामने जो विकल्प है वो 8.5 सेकेंड, 4.8 मिनट, 8.5 मिनट और 3.6 घंटा। तो सही आंसर होगा 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट है। इसमें जो दिए गए विकल्प है उसमें से सी ही सही होगा। वैसे इसका सही आंसर होता है 8 मिनट, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लेता है पृथ्वी की धरातल में पहुंचने में, लेकिन यहाँ पे 8.5 मिनट दिया गया है, यानी 8 मिनट 5 सेकेंड, तो यही आंसर होगा। या 8.5 मिनट, 8.5, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, 8.5 मिनट। अगला है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो है। यानी प्रकाश तरंग जब वायु से कांच में जाता है तो कौन सा प्रभावित होता है, कौन सा चर प्रभावित होता है। यहाँ दिया है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग। बी में दिया है वेग और आवृत्ति, सी में दिया है तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और डी में दिया है तरंग दैर्घ्य और वेग। तो इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्घ्य और वेग।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। अगला दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। तीव्रता, वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति। जब प्रकाश माध्यम बदलता है, प्रकाश का माध्यम बदलता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ बदल जाती है। तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग बदल जाता है, उसकी तीव्रता भी बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, गति का माध्यम बदलता है, प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग बदल जाता है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती है वो है उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। कह रहा है इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। बी कह रहा है इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। सी है इसकी चाल घट जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। डी है इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो होता क्या है, इसकी चाल बढ़ जाती है। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी और चाल बढ़ेगी और ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाएगी और दूसरा ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी और इसकी चाल घट जाएगी। अगला कहता है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है। यानी ऊर्जा रूपांतरण की इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो पहला दिया है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरा दिया है प्रकाश ऊर्जा का ताप ऊर्जा में बदलना। तीसरा दिया है ताप ऊर्जा का जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और डी दिया है उष्मा ऊर्जा से गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण के किस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल में संपन्न होती है उसमें प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है और सूर्य के प्रकाश को जो लिया जाता है उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो अवस्थाओं में संपन्न होती है। एक को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया, एक को हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा को हम कहते हैं रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो दो अवस्थाओं, दो फेज में संपन्न होती है। पहला फेज होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और दूसरा फेज होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया ये जो क्लोरोफिल है उसके ग्राना भाग में ये क्रिया होता है। क्लोरोफिल के ग्राना भाग, ग्राना
ग्राना भाग में ये क्रिया होती है प्रकाश रासायनिक क्रिया, और इसको हिल क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हिल क्रिया, हिल क्रिया क्लोरोफिल के ये ग्राना भाग में संपन्न होता है, इसको हिल क्रिया के नाम से जाने जाता है। और प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक क्रिया में जो जल होता है उसका अपघटन होता है, और जल का अपघटन होकर के हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में क्या होता है, जल अपघटित होकर के जल अपघटित होकर के आपको क्या बनता है, जल अपघटित होकर के आपको हाइड्रोजन आयन जल अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन बनता है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बनता है, और ऊर्जा के रूप में क्या निकलता है, ऊर्जा के रूप में आपको निकलता है एटीपी और एनडीपीएच। मतलब आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो दो फेज में, दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण जो होता है उसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्राना भाग में संपन्न होती है, जिसको हिल क्रिया भी कहते हैं। क्लोरोफिल के ग्राना भाग जिसको हिल क्रिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जल का अपघटन होता है, यानी जल विघटित होकर के हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, और इस सब के फलस्वरूप ऊर्जा के रूप में जो चीज निकलता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो चीज निकलता है वो क्या होता है, वो होता है एटीपी और एनडीपीएच। ये ऊर्जा के रूप में निकलता है। और दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है। स्ट्रोमा, ये तो ग्राना में हो गया, और दूसरा होता है स्ट्रोमा, ये तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संपन्न होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन होता है, और उससे क्या बनता है, उससे बनता है शर्करा और स्टार्च बनता है। तो हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो दो चरणों में संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन बनता है, और ऊर्जा के रूप में एटीपी और एनडीपीएच निकलता है। और रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया में क्या होता है, ये स्ट्रोमा भाग में संपन्न होता है, और यहाँ CO2 विघटित होकर के शर्करा और स्टार्च बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए जो विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, इसका आंसर होगा डी, नियॉन। तो ये हमने घटना चक्र के प्रकाश से जुड़े हुए जो क्वेश्चन फिजिक्स में आए हैं उसको देखा। आगे हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से जुड़ी जो प्रश्न है उसको देखेंगे।